फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 23। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कमला ने मुझसे पूछा, क्या तू वो काम करेगी जो काम मैं किया करती थी। मैंने कहा नहीं, ये सब मुझसे ना हो पाएगा। इतने सारे लोगों के बीच में नग्न अवस्था में बैठना मुझे गलानी से भर देगा। अब आगे। तब कमला बोली, जेरी, मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? कैसे पालेगी युवा को? इस दुनिया की निगाहों को तू अभी जानती नहीं बेटी। हमेशा तुझे और तेरी बेटी को नोचने के लिए फिरेगी ये दुनिया। तू तो खुद मुक्त भोगी है। मुझे तुझे समझाने की जरूरत नहीं। तू जहाँ भी काम के लिए जाएगी ना, तो पहले तुझसे तेरी पहचान पूछी जाएगी, जो कि तेरे पास है ही नहीं। और इस बच्ची के बाप का नाम क्या बताएगी तू? और जब तू इन दुनिया वालों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी, तो ये दुनिया तुझ पर थूकना शुरू कर देगी। ये दुनिया केवल उसकी इज्जत करती है जिसके पास दौलत और शोहरत है। हम जैसे लोगों पर तो ये थूकती भी नहीं। इसलिए कहती हूँ, समय रहते कुछ ऐसा काम पकड़ ले जो तुझे इस दुनिया में रहने के काबिल बना दे। मैं चाहती हूँ जब मैं मरूं तो मुझे ये तसल्ली रहे कि तू अपना और अपनी बेटी का ख्याल रख सकती है। और फिर कमला के कहने पर मैंने उनके काम को करना शुरू कर दिया। कमला ने मुझसे ये कहा था कि तुम किसी से भी मत कहना कि तुम्हारी एक बेटी है, उसे अपनी बहन बताना। और जब कोई तुम्हारा मनपसंद इंसान मिल जाए तो उसके साथ अपना घर बसा लेना, लेकिन उससे शादी करने से पहले उसे सारी सच्चाई जरूर बता देना। अब कमला की सिफारिश पर मुझे उस कॉलेज में काम मिल गया। पहले पहल तो मुझे बड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर मुझे भी आदत पड़ गई। वहाँ के छात्रों ने मेरी बहुत सारी पेंटिंग बनाई। वे सब भी कमला की तरह मुझे इज्जत देने लगे। अब उस काम से जो भी कमाई होती तो मैं कमला के हाथों में रख देती। अब कमला को तसल्ली हो गई थी कि मैं उनके बिना खुद को और ईवा को संभाल सकती हूँ। कुछ दिनों बाद कमला मुझे अकेला छोड़कर चली गई। किसी के चले जाने से जिंदगी थोड़ी ना रुकती है, तो मेरी भी नहीं रुकी। मैंने अब ईवा का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। मैं ईवा को स्कूल छोड़कर अपने काम पर निकल जाती। ऐसे ही और दिन गुजरे। अब ईवा 7 साल की हो चुकी थी और मैं 24 की। मैंने स्कूल में ईवा के माता पिता के नाम पर अपने मरहूम माता पिता का नाम लिखवा दिया था और सबसे कह दिया था कि ईवा मेरी बहन है। उन दिनों जब मैं उसी कॉलेज में काम कर रही थी, तब एक बड़े उद्योगपति को एक मूर्तियों का शोरूम खोलना था, जिसमें उन्हें औरतों की मूर्तियों की आवश्यकता थी, जिसके लिए वे एक मॉडल की तलाश कर रहे थे। इसी खोज में थे और उन्हें तभी उस कॉलेज के बारे में पता चला। वे कॉलेज आए और वहाँ के छात्रों से पूछा कि उनकी मॉडल कौन है, वो सब किसके शरीर को कैनवास पर उतारते हैं। पहले तो किसी ने मेरा नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो इस कॉलेज की हालत को ठीक करवा सकते हैं, वे ही उस कॉलेज के ट्रस्टी बन जाएंगे, तब उन्हें ये काम छुप छुप कर नहीं करना पड़ेगा। तो सब उनकी बातों में आ गए और उन सब ने उन्हें मेरे नाम से वाकिफ करवा दिया। वे जनाब मुझसे मिलने मेरे कमरे पर चले आए। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला और उन्हें अपने सामने देखकर उनसे पूछा, जी आप कौन, किससे मिलना चाहते हैं? तब वे बोले, जी मुझे जेरी से मिलना था। जी कहिए, मैं ही जेरी हूँ। मैंने कहा, जी मैं राजेश शर्मा, मैं संगमरमर की मूर्तियों का शोरूम खोलना चाहता हूँ। उद्योगपति बोले, तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने उनसे पूछा, जी मुझे मूर्तियाँ बनवाने के लिए एक मॉडल की आवश्यकता है। शर्मा साहब बोले, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने गुस्से से पूछा। अगर आप उन मूर्तियों की मॉडल बन जाती तो मैं आपको मुंह मांगा रुपया दूंगा इस काम के लिए। शर्मा साहब बोले। मैंने कहा, मुझे मंजूर नहीं। फिर वे बात और आगे बढ़ाते इससे पहले ही मैंने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने मन में सोचा, कैसा बेहुदा आदमी है। मैं तो अपना पेट पालने के लिए काम करती हूँ और वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा ही उठाने आ गया। होगा अमीर आदमी तो अपने लिए होगा, मैं गरीब हूँ तो मुझसे कोई भी काम करवा लेगा। मैं हरगिज भी उसकी बात नहीं मानूंगी। और फिर उस रात मैं सोचती रही कि काश इस दुनिया में मेरा कोई अपना होता तो कोई भी मेरे घर यूं ही मुंह उठाकर नहीं चला आता। मुझसे कोई भी काम करवाने के लिए
उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। खुद को बहुत बेबस सा महसूस कर रही थी मैं। जिंदगी ने मुझे न जाने किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। बेटी को बहन बनाकर रखना पड़ा, और उस बेटी को जिसकी कभी मुझे चाह ही नहीं थी, वो ऐसे इंसान की संतान थी जिससे मुझे बहुत नफरत थी। लेकिन शायद उसको अपनाना ही मेरी नियति था। और फिर मैंने एक बार ईवा की ओर देखा। वो सो रही थी और सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। वो थोड़ी कुनमुनाई और मुझसे चिपट गई। मैंने भी उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। इन सब में उस मासूम की कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं उसे क्यों दोष दूं। भले ही वो मेरी किस्मत में अनचाही ही आई, लेकिन अब मैं ही उसकी सब कुछ थी और वो मेरी सब कुछ। और यही सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मैं सोकर उठी। पहले खुद तैयार हुई, फिर ईवा को स्कूल के लिए तैयार किया। फिर मैं ईवा को स्कूल छोड़कर काम पर निकल गई। मैं जैसे ही कॉलेज पहुंची तो राजेश शर्मा मेरा वही गेट के पास इंतजार कर रहे थे। मैं उनको अनदेखा करके आगे बढ़ गई, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आने लगे और मुझसे बोले, सुनिए सुनिए ना। तो क्या सोचा आपने? मैंने पूछा, किस बारे में? वही कि आप मॉडल बनेंगी या नहीं। शर्मा साहब बोले, शायद मैंने आपके सवाल का जवाब आपको कल ही दे दिया था। मैंने कहा, वो तो आपने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था, जवाब थोड़ी ना दिया था। शर्मा साहब बोले, बड़े ढीठ हैं आप। मैंने कहा, वो तो मैं जन्म से ही हूँ। मेरे पैदा होते ही नर्स ने भी यही बोला था कि बड़ा ढीठ बच्चा है, क्योंकि मैं रोया ही नहीं था। शर्मा साहब बोले, साथ में बेशरम भी हैं। मैंने कहा, वो भी हूँ, नहीं तो इतना बड़ा व्यापार नहीं संभाल पाता। ऐसे ही लोगों के सामने नाक रगड़नी पड़ती है, तब जाकर व्यापार आगे बढ़ता है। शर्मा साहब बोले, अब तो आपने बेशर्मी की हद पार कर दी। मैंने कहा, बेशरम बनना पड़ता है मोहतरमा, ये दुनिया ऐसी ही है, नहीं तो आप यहाँ जी नहीं पाएंगे। शर्मा साहब बोले, मुझे काफी हद तक उनकी बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि मैं भी तो बेशर्मी के साथ ये काम कर रही थी। तब मैंने उनसे पूछा, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपका थोड़ा सा कीमती समय। शर्मा साहब बोले, जी अभी तो मुझे फुर्सत नहीं। मैंने कहा, शाम को आ सकेंगी, किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हुए बात करते हैं। शर्मा साहब बोले, जी वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन भी मेरे साथ आएगी, मैं उसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शर्मा साहब बोले, और फिर उस दिन मैं शर्मा साहब के कहने पर उनसे एक रेस्टोरेंट में मिलने गई। साथ में मैं ईवा को भी ले गई थी। वे ईवा को देखकर बोले, आपकी बहन आपसे उम्र में कुछ ज्यादा छोटी नहीं है। आपके मम्मी पापा ने इसे दुनिया में लाने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा उतर गया तो वे बोले, अरे नाराज मत होइए, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा बेहुदा मजाक पसंद नहीं है। मैंने कहा, अब माफ भी कर दीजिए, मैं फिर कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। शर्मा साहब बोले। मैंने कहा, ठीक है, अब जल्दी कीजिए, जो कहना है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी घर जाकर खाना भी बनाना होगा और ईवा का होमवर्क भी बाकी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तो यहाँ हम कॉफी पी लेते हैं। आज डिनर आप मेरे घर पर कर लीजिएगा। शर्मा साहब बोले, ये अच्छा है, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, आप तो मेरे गले ही पड़ गए। मैं जाती हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और इतना कहकर मैं उठने लगी तो शर्मा साहब बोले, मोहतरमा आप तो खामखा में नाराज होती हैं, मैं तो आपकी सहूलियत के हिसाब से बात कर रहा था। जी मुझे ऐसी सहूलियत की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, जी अगर आप मेरी मेहमानवाजी कबूल करती तो मुझे बहुत खुशी होती। शर्मा साहब बोले। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक इंसान मेरे साथ इतनी इज्जत के साथ पेश आ रहा है और मैं उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही हूँ। और फिर तब मैंने उनसे थोड़ा लहजे के साथ बात करते हुए कहा, जी पहले कॉफी तो पिला दीजिए, फिर आपके घर खाना भी खा लेंगे। अच्छा लगा सुनकर जो आपने मेरी इच्छा कबूल की। शर्मा साहब बोले, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। मैंने उनसे कहा, जी मेरी माँ मुस्लिम थी और पिता हिंदू। उर्दू मेरी माँ की बहुत अच्छी थी, मैंने उन्हीं से सीखी है। माँ पाकिस्तान से थी और अमेरिका में रहती थी। पिता किसी व्यापार के सिलसिले में अमेरिका गए
और वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। फिर दोनों में इश्क हो गया और उसके बाद शादी। फिर जब मैं 16-17 साल का हुआ तो माँ को कैंसर हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 साल अस्पताल में गुजारे। माँ के जाने के बाद फिर मेरे पिता ने दोबारा शादी नहीं की। वे मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। फिर कुछ सालों बाद पिता भी गुजर गए और अपनी बेशुमार दौलत का वारिस वे मुझे बना गए। तब से संभाल रहा हूँ उनका व्यापार। इसी चक्कर में शादी भी नहीं की। शर्मा साहब बोले, ओ तो इसका मतलब है कि आपने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मैंने उनसे पूछा, मोहब्बत तो कई बार हुई, लेकिन सभी मेरी दौलत की भूखी थी। सच्ची मोहब्बत शायद मेरे नसीब में नहीं है। शर्मा साहब बोले, ओ तो ये बात है। मैंने कहा, जी अब तो मन भी नहीं है किसी से शादी करने का, इसलिए खुद को काम में इतना मशगूल रखता हूँ कि इश्क, मोहब्बत और शादी के बारे में सोचने का मौका ना मिले। शर्मा साहब बोले, और फिर यूं ही हमने अपनी बातें करते करते कॉफी खत्म की। और फिर कुछ देर बाद शर्मा साहब बोले, अब तो आपको मेरे घर में मेरे साथ डिनर करने में कोई ऐतराज नहीं होगा ना? मैंने कहा, नहीं, आप मुझे शरीफ इंसान मालूम होते हैं। और फिर उस रात मैं उनके साथ उनकी कार में उनके घर डिनर पर चली गई। उनका बहुत ही आलीशान घर था। साथ में बहुत सारी कारें उनके बड़े से गैराज में खड़ी थी। फिर हम घर के अंदर गए। कुछ देर हमने बातें भी की। वे ईवा के साथ भी खेले। और फिर उनके खान साहबों ने थोड़ी ही देर में बहुत सारे जायकेदार लजीज व्यंजन डाइनिंग टेबल पर सजा कर रख दिए। हम सब ने डिनर किया और फिर शर्मा साहब हमें वापस अपनी कार से हमें हमारे घर छोड़ गए। उस दिन मेरे मन में जो उनके प्रति गलतफहमी थी वो भी दूर हो गई। वे बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।